मेरे बच्चों, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। पहली अर्निंग तो राहुल भैया की यहाँ से ही थी। मैंने सोचा अब तो मैं आ गया हूँ, भाग जाऊँ, भागूंगा तो दुनिया देखेगी ये तो भगोड़ा है, ठीक है, ये तो जेल है यार। सेविंग नहीं हो पाती थी, ये है तो। लेकिन सेविंग करनी भी किसको थी? यहाँ हर शो के बाद आपको इतना अच्छा काम करना पड़ेगा कि आपको दूसरा शो मिले। तो हमारा सपना पूरा हो रहा था, एक्टर बन रहा था। विप्रो छोड़ दिया, जॉब छोड़ी नहीं, निकाल दिया। अच्छा पहला शब्द उनका जो है वेरी गुड, तुम पूरा फोकस इस पे आपके बहुत सारे प्लानिंग्स होंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो ग्राउंड है ये परमेश्वर का है। हेलो एवरीवन, सो टुडे आई रीच्ड मुंबई एंड मुझे यहाँ पे आते ही शकुनी मामा से मिलने का मौका मिला। तो आज मेरे साथ हैं प्रणीत सर। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। तो सर, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस महाभारत पे काम करने का? महाभारत पे काम करने का एक्सपीरियंस ये था कि महाभारत समझ में आए, और मुझे लगता है कि हर घर में महाभारत होनी चाहिए। मतलब होनी नहीं चाहिए, जैसे महाभारत में युद्ध हुआ, किताब होनी चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे समझना चाहिए। महाभारत जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है सनातन धर्म का, और महाभारत हमें ये सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। कर्म और कर्म फल बताता है महाभारत, जो भोगे वही काटोगे, और उसमें भगवान श्री कृष्ण का जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आत्मज्ञान है जो श्रीमद् भगवद गीता देती है, आत्मज्ञान, पूरी नॉलेज है उसमें। तो महाभारत एक स्टोरी टाइप में हमको समझाता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। राइट। तो सर, मुंबई आने से पहले आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे, विप्रो में जी। तो वहाँ से कैसे आपने प्लान किया? विप्रो बॉम्बे आने से पहले नहीं, बॉम्बे में आया ही विप्रो ज्वाइन करने के लिए था। ओके। मुझे एक कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था विप्रो में। मैं के वॉग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग कर रहा था, बी मैकेनिकल किया मैंने। तो कैंपस सिलेक्शन हो गया विप्रो में, और विप्रो बॉम्बे में थी। मेरा एक जगह और हुआ था, वो मारुति उद्योग दिल्ली। लेकिन मुझे दिल्ली नहीं जाना था, मुझे मुंबई ही आना था, एक्टिंग ही करनी थी, एक्टर ही बनना था। तो कॉलेज से ही सोचा था एक्टिंग का या फिर स्कूल से सोचा था? स्कूल से सोचा था जी। तो कैसे फिर सर उसका रास्ता आपने बनाया मुंबई आने के बाद? पेरेंट्स ने गाइड किया, और पेरेंट्स ने गाइड किया कि आप इंजीनियरिंग कीजिए, क्योंकि कश्मीर में माइग्रेशन हो गई थी, आपको पता है मैं कश्मीरी पंडित हूँ। राइट। तो हम सब कुछ छोड़ के कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हो गए थे, वहाँ पे पढ़ रहे थे, माइग्रेशन हो गई थी। तो इकोनॉमिकली कश्मीरी पंडित जो है हम सब वीक हो गए थे, लेकिन हमने ईश्वर पे भरोसा किया, और ईश्वर ही है जिन्होंने हमारी रक्षा की। माँ सरस्वती की पूजा की, हमने पढ़ा। तो मेरी इच्छा थी, मैं एक्टर बनना चाहता था। तो मैंने घर पे मम्मी को बोला, तो उन्होंने बोला कि आप इंजीनियरिंग करो, कोई टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी है, और फिर हमारे पास पैसा नहीं है कि आपको लॉन्च कर सके, ठीक है। मम्मी को पूरा भरोसा था कि ये करेगा, एक्टिंग करेगा, कर सकता है। तो मैंने उनकी बात मानी, मैंने कहा हाँ सही कह रहे। और मैं मैथमेटिक्स और फिज़िक्स मेरे को अच्छा समझ आता था। तो फिर इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, और इंजीनियरिंग की। कॉलेज में भी सबको पता था कि ये एक्टर ही बनेगा, इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है। तो प्रोफेसर्स पूछते थे फिर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? मैंने कहा सर पढ़ा लिखा एक्टर बनना चाहता हूँ मैं, और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहता हूँ मैं, आई लव इट। बोला ठीक है। तो फिर नासिक में भी हम कालिदास कला मंदिर है वहाँ पे प्लेस करते थे, गाने गाते थे, मॉडलिंग भी किया वहाँ पे पार्ट टाइम। फिर विप्रो में सिलेक्शन हो गया, लकीली, थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी, और विप्रो ज्वाइन किया। 1.5 साल तक विप्रो में जॉब किया, फिर रिज़ाइन कर दिया मैंने। रिज़ाइन क्या, मेरे को निकाल ही दिया बोला बेटर है। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, मैं बहाना ढूंढ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। वो होता है ना डर कि छोड़ दूंगा तो फिर क्या करूंगा, कैसे करूंगा।
तो आपने वो डर ही ख़त्म कर दिया, आपने निकाल ही दिया, तो थैंक यू वेरी मच। श्रीजीत, गॉड ब्लेस हिम, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। मैंने एक्चुअली वो विप्रो के कॉल सेंटर में टेक्निकल सपोर्ट में काम करता था मैं, डेल टेक्निकल सपोर्ट। तो मैंने इंग्लिश में बात करनी होती है क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो है वो फॉरेनर्स थे। वहाँ पर एक हिंदुस्तानी बच्चा था जिसका कॉल आया था और वो पहचान गया। मतलब तब तक न्यूज़ में उसमें इसमें लोगों को पता चल जाता था कि ये कॉल बॉम्बे राउट हुई है या दिल्ली राउट हुई है। कॉल सेंटर्स इंडिया में बढ़ रहे थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंडिया की चेंज हो गई थी, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे थे, तो बहुत अच्छा था। तो लोगों को पता था कि ये शायद बैंगलोर राउट हुई है या बॉम्बे हुई है या दिल्ली हुई है। तो उसने बहुत इंसिस्ट किया कि बात कर लो, हिंदी में बात कर लो। मेरी माता जी हैं, वो हिंदुस्तान आती नहीं है ज़्यादा, ओल्ड हो गई है, तो एक बार आप हिंदी में बात कर लो तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कर दी। तो मैंने कहा आपका स्वागत है मुंबई में, आपकी कॉल आई है, भारत माता की जय। तो वो बहुत खुश हुआ, पटेल नाम था उनका, उनकी माता जी भी बड़ी खुश हुई। एंड वो आवाया में रिकॉर्ड हो गई, तो वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक, क्योंकि पॉलिसी नहीं है। हाँ। क्योंकि हम उनको बिजनेस दे रहे हैं, वो हमारे क्लाइंट्स है, वो नहीं चाहते थे कि पता लगे कि बॉम्बे राउट हो रही है कॉल। तो वो रिकॉर्ड हो गया, तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से श्रीजी ने बोला प्रणीत अब देयर इज नो ऑप्शन, यू विल हैव टू रिजाइन, क्योंकि अगर हम आपको बख्श देते हैं तो फिर पॉलिसी का क्या होगा। मैंने कहा थैंक यू सर, आपने ये डिसीजन ले लिया, तो मेरी तो वो जो मनोस्थिति थी, हाँ करना वही था, लेकिन हाँ। वो था कि कब छोड़ूं, पैसे है क्या मेरे पास, सरवाइव कर पाऊंगा क्या करूं। तो उन्होंने डिसीजन दे दिया, तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, एंड देन आई स्टार्टेड। तो सर वहाँ से निकालने के बाद फिर आपने क्या किया, मतलब कैसे इंडस्ट्री में आए, कहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे काम किया? सबसे पहले मैंने राहुल भट्ट जी के पास काम किया। राहुल भट्ट जी जो है वो कश्मीरी पंडित हैं, वो भी बहुत ऊंचे कलाकार हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, कश्यप साहब के साथ काम कर रहे हैं, अनुराग कश्यप के साथ। अभी उनकी फिल्म आई थी, अगली भी आई थी। तो वो मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है, उनको मैं बब बोलता हूँ। तो उनके पास में जाता था उनकी शूटिंग देखने के लिए। तो जब मैंने रिज़ाइन किया तो मैंने उनको बोले क्या हुआ आज, चुप है, शांत है। उनकी शूटिंग देखने के लिए जाता था, क्योंकि वो कश्मीरी थे और बहुत हेल्प करते थे कि आओ शूटिंग देखो, ठीक है, खाना भी खिलाते थे, घुमाते भी थे। तो वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो एक गुरु, ठीक है, गाइड, फिलोसोफर, बड़े भाई की तरह प्रेम दिया उन्होंने हमें। तो मैंने कहा ये विप्रो छोड़ दिया, मैंने जॉब छोड़ दी, छोड़ी नहीं, निकाल दिया। मुझे अच्छा। पहला शब्द उनका जो है वेरी गुड, अब तुम पूरा फोकस इस पे करो। तो फिर वो प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर रहे थे सर। तो हाँ। उस प्रोडक्शन कंपनी में मैं एज ट्रेनी ज्वाइन किया। मैं प्रोडक्शन में था, असिस्टेंट डायरेक्टर था, फिर उन्होंने रोल भी दिया, बहुत गाइड किया, बहुत उनका हाथ सर पे रहा। थैंक्स टू राहुल भैया। सर सिर्फ आपने एक्टिंग से ही शुरू किया, तो एक्टिंग आपने सीखा या फिर आपके अंदर से टैलेंट था? नहीं, वो जो गाइडेंस मिली राहुल भैया की कंपनी में, वहाँ से सीखने को मिला। टेक्निकली मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, प्रोडक्शन में भी था, तो पूरा टेक्निकली सीख रहा था और रोल भी मिला था, तो कर नहीं पा रहा था। मतलब रोता था, एक्टिंग समझ में नहीं आ रही थी कि ये किरदार इतने अच्छे लोग इतने आसानी से कर रहे हैं और मेरे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही, मैं इतना कॉन्शियस क्यों हो रहा, मेरे को किरदार समझ में क्यों नहीं आता है। तो बट सबका सपोर्ट था, सबकी गाइडेंस थी। फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है कि जब आपको मौका मिल गया वहाँ पे रहने का, अगर आप में लगन है तो फिर भोलेनाथ दया करते हैं, वो अपने आप समझ में आता है धीरे धीरे। वो वहीं से वही मेरा प्रैक्टिकली मेरा स्कूल बन गया एक्टिंग का। फिर मैंने थिएटर भी किया, फिर मैंने पृथ्वी में प्लेस करना शुरू कर दिया, जो आकर्ष खुराना है, अभी उनकी इरफान खान साहब के साथ फिल्म आई थी, उन्होंने पहला ब्रेक मुझे थिएटर में दिया। उनका प्ले था स्पेशल बॉन्ड, तो उन्होंने ब्रेक दिया और फिर मैं थिएटर करने लगा। थिएटर में और ज़्यादा सीखने को मिला पृथ्वी से, तो पृथ्वी हमारा स्कूल बन गया पृथ्वी में। तो थैंक्स टू पृथ्वी बहुत कुछ सीखा। वहाँ बड़े बड़े कलाकार, सब यंग लोग,
सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे, एक दूसरे से सीख रहे थे। तो पृथ्वी जो है वो बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्टर के लिए। तो वहाँ से बहुत बहुत गाइडेंस मिली और पृथ्वी में बहुत प्यार मिला। आई थिंक कलाकारों के लिए वो एक टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे, और वहाँ पर कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है, सब एक दूसरे का साथ देते हैं। पृथ्वी का माहौल जो है पृथ्वी थिएटर का यहाँ पर बहुत अच्छा है और सबको चांस मिलता है, आते हैं, सीखते हैं। सर आपने जब यहाँ पे एक्टिंग शुरू किया तो आपकी पहली अर्निंग कैसे रही और कितनी थी? पहली अर्निंग तो राहुल भैया के यहाँ से ही थी। तो ठीक ठाक खाना पीना आराम से रहना खाना, उसके बाद भी पैसे मिल जाते थे। तो आगे मेरी है हाँ, लेकिन सेविंग नहीं हो पाती थी, ये है। तो लेकिन सेविंग करनी भी किसको थी, हमारा सपना पूरा हो रहा था, एक्टर बन रहा था। कितना टाइम लगा यहाँ पे इंडस्ट्री में आपको सेटल होने में? क्योंकि काफी लोग आते हैं और भाग जाते हैं, यहाँ कोई सेटल नहीं कर पाते। यहाँ कोई सेटल नहीं होता है, ये एक बहुत ही यूनिक बात है। यहाँ हर शो के बाद आपको वापस आपको इतना अच्छा काम करना पड़ेगा कि आपको दूसरा शो मिले। आपको बड़ा बैलेंस करना पड़ता है, सक्सेस को भी बैलेंस करना पड़ता है, फेलियर को भी बैलेंस करना पड़ता है। मेरी तो ये एडवाइस रहती है कि फेलियर को एंजॉय करो और सक्सेस में डिप्रेस हो जाओ कि अब और क्या करूं मैं, ये तो हो गया, ठीक है, कुछ नया चैलेंज खोजने की कोशिश करो। सक्सेस को एंजॉय ज़्यादा मत करो, सक्सेस में हम्बल हो जाओ, लेकिन फेलियर उसको एंजॉय करो कि चलो यार मेरे से ये नहीं हुआ, अब मैं और इसमें आत्मा लगा देता हूँ, पूरी जान लगा देता हूँ। एक्टिंग जो है वो सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, ये इसमें माइंड बॉडी सोल तीनों लगता है। तो ये नटराज है, ये भगवान शिव है, नटराज तांडव कर रहा है, नाव सुर है। तो जीवन में धीरे 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 ये अपने आप समझ में आता है, अपने आप जैसे आप प्रैक्टिस करते हो रियाज करते हो, अपने आप समझ में आ जाता है, होने लगता है। सर अभी आपको मैंने रिसेंटली बिग बॉस पर भी देखा था सीजन 8, और उसके बारे में मैंने पढ़ा कि आपको फिर से मौका मिले तो आप वहाँ जाना चाहोगे। तो बिग बॉस में आपको क्या मतलब इंटरेस्टिंग लगा? बिग बॉस एक ऐसा शो है, एक ऐसा रियलिटी शो है जो मुझे लगता है दुनिया का सबसे टफ रियलिटी शो, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड नहीं है। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ, वो स्क्रिप्टेड नहीं है, वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं बिग बॉस। उनके पास क्रिएटिव्स हैं, उनके पास साइकियाट्रिस्ट हैं जो सबसे पहले इंटरव्यूज लेते हैं, वो आपके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, फिर आपको अंदर डाल देते हैं। आपका मेडिकल टेस्ट भी होता है और बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन एक बार जब आप उस हाउस के अंदर चले गए, बस आपका दुनिया से कनेक्शन खत्म। अब आप ही 15 लोग हो और आपकी ही ये दुनिया है, और वो जो है बिग बॉस, वो उसमें आप फंसे हुए हो। वो एक जेल है, लग्जरी जेल है, लग्जरी भी नहीं कह सकता मैं, पेड जेल है, आपको उसका पेमेंट मिलता है। और यदि आपका एविक्शन हो गया तो एविक्शन, यदि नहीं हुआ तो वो जनता के भरोसे है सब। वोटिंग जो होती है ऑनलाइन, वेरी फेयर, इट इज़ वेरी फेयर, आई वांट टू टेल यू। तो वहाँ पर जो मैं 3 महीने था, मैंने सोचा अब तो मैं आ गया हूँ, भाग जाऊँ, भागूंगा तो दुनिया देखेगी ये तो भगोड़ा है, ठीक है, ये तो जेल है यार। तो मेरे मन में आया, मैंने कहा यहाँ तो मैं यहाँ पर इवॉल्व हो सकता हूँ या डिजॉल्व हो सकता हूँ। तो कोशिश ये करूँगा कि मैं इवॉल्व हो जाऊँ। तो दोस्तियाँ हो गई, अभी भी हम दोस्त हैं, मैं, पुनीत जी, प्रीतम, हम लोग सब दोस्त हैं। और भी है, डैंड्रा है, सुशांत है, जो काफ़ी समय तक हम लोग अंदर थे साथ में, आर्य बब्बर है, तो सब फ्रेंड्स है, बात होती रहती है, फ़ोन पे भी मिलते भी है, प्रीतम और मैं फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं। तो इवॉल्व हो गया मैं, समझ में आया बिग बॉस जो है वो एक्चुअली एक रियलिटी शो है, और ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, ज़िंदगी में बिग बॉस परमेश्वर है। आपके बहुत सारे प्लानिंग्स होंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो ग्राउंड है ये परमेश्वर का है, ये जो धरती है ये गोल है। तो आपके प्लान जो है, जो आपके परमेश्वर के हिसाब से सही है आपकी एजुकेशन के लिए, वो होते हैं, जो सही नहीं है वो नहीं होते। लेकिन आप कर्म करते जाते हो, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। वैसे बिग बॉस में भी है, जैसे आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सब बिग बॉस में सिर्फ फ्रेंड्स बने या कुछ दुश्मन भी बने? क्योंकि उसके लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं। नहीं, दुश्मन तो मेरा कोई दुनिया में दुश्मन नहीं है।
मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता हूँ। सिचुएशंस होती है, परिस्थिति होती है, लोग आपसे या तो सहमत होंगे या असहमत होंगे, ठीक है। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से सब अपने मन का करते हैं। राइट। अभी आजकल क्या चल रहा है? आप बता रहे थे आप बहुत बिजी हैं शूट में। हाँ, मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल पाई इस चक्कर में। नहीं, अपॉइंटमेंट तो मिल गई आपको फाइनली। हाँ, क्या मैं डेली सोप कर रहा हूँ और बहुत बहुत सालों के बाद मैं वापस स्वास्तिक के साथ काम कर रहा हूँ, सिद्धार्थ जी राहुल जी के साथ। तो स्वास्तिक जो है वो मेरे मन में बहुत रेस्पेक्ट है स्वास्तिक के लिए, और वो बड़े प्रेमी लोग हैं, बहुत पैशनेट लोग हैं। उन्होंने महाभारत बनाई, तो उनके साथ मैं हमेशा काम करना चाहता हूँ। वो हमेशा एक यूनिक सब्जेक्ट लेके आते हैं। तो अभी मैं शो कर रहा हूँ उनके साथ, धीरे धीरे निकलेगा आशाओं का सवेरा, जो एक विडो की लाइफ के ऊपर है। विडोज के साथ क्या अन्याय होता है देश में अभी भी वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो वो एक सिर्फ शो नहीं बनाते, वो एक समय के साथ थोड़ी एजुकेशन मिले लोगों को, उस हिसाब से सब्जेक्ट चुनते हैं। धर्म का काम है, क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट इज नॉट एंटरटेनमेंट हैज टू बी एजुकेशनल ऑल्सो। आई बिलीव इन दैट। मतलब कुछ समाज का भला होना चाहिए, तभी समाज उसकी ओर देखेगा। सो उसी में वही चल रहा है। ऐसा कोई वियर्डेस्ट रोल जो आप प्ले करना चाहते हो, या आपका कुछ प्लान हो कि मुझे ये रोल चाहिए? जोकर क्यों सर? जोकर इसलिए क्योंकि जोकर जो भी करता है जनता के लिए करता है। अगर वो दुखी है तब भी दुनिया को हंसाता है, अगर वो सुखी है तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन जोकर हमेशा हंसाता है। राज कपूर साहब ने किया था मेरा नाम जोकर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वो पिक्चर थिएटर्स में ज़्यादा चली नहीं, लेकिन अभी तक लोग देखते हैं। वो एक कल्ट क्लासिक है लाइफ के बारे में। एक जोकर की लाइफ क्या होती है, एक कलाकार की लाइफ क्या होती है। जोकर एक परिकांक्षा है, हाइट है ऑफ लोगों के लिए जीना, लोगों को हंसाना, लोगों को बताना जीवन के बारे में। तो दैट रोल आई वांट टू प्ले। दैट्स अमेजिंग सर। मेडिटेशन करते हैं आप? नहीं, मैं मेडिटेशन नहीं करता। तो आपकी लाइफ में जो हसल है उससे आप कैसे डील करते हैं? बस कर्म करता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो कुछ भी है वो मेरे कर्मों पे ही डिपेंड करता है। अगर मैं सुबह जल्दी जागूंगा तो बहुत कुछ करने को दिन में समय मिलेगा। अगर मैं सुबह जागूंगा ही नहीं, दोपहर तक सोता रहूंगा, तो समय निकल जाएगा। तो हैसल्स कुछ होती नहीं है। यदि जब भी जीवन में कोई बड़ी हैसल्स होती है तो आपको उस वक्त शांत होना चाहिए। लोग परेशान हो जाते, परेशान नहीं होना चाहिए, एकदम शांत हो जाना चाहिए, स्थिर हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं श्रीमद् भगवद गीता की भगवान कृष्ण की लाइन याद करता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। अब तू देखिए हो क्या रहा है। तो साक्षी बन जाता हूँ मैं। साक्षी मतलब मैं उस चीज़ को अपने से दूर करके दूर से देखता हूँ, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कर्म करता हूँ कि जिससे वो परिस्थिति ठीक हो जाए। बाकी तो लाइफ जो है, लाइफ में मौसम चेंज होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स जो हम कहते हैं, मनी नो मनी, कोरोना भी आ गया, राइट? तो पूरी धरती का ही डाउन हो गया, राइट? तो ये परिस्थितियाँ आती ही है, जाती है, लेकिन मन स्थिर रखना चाहिए। तो मन स्थिर रखने के लिए मैं शिव मंदिर जाता हूँ, आपको भी जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ग्रेट सर, आप अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं मैसेज ये है, मेरे बच्चों, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मतलब जो भी कुछ लाइफ में आप करना चाहते हो करो, लेकिन उससे पहले मन में सोचो कि ये कर्म करने से क्या फल मिलेगा और क्या वो सही होगा या गलत होगा। तो पहले मन में वो जो प्लानिंग है उसको कर लो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। और खुश रहो, आबाद रहो, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट एवर trouble your mother and father. God bless you and love everyone. Thank you guys for watching this video. If you like this video, please subscribe to this channel. It is Lion-Hearted Serial. Thank you.